student, I am going to deliver lecture on material science. Last class we will discuss about material science. What is the definition of material science? What do we mean by material science? Generally, not and cell, I want to repeat you some things. Material science means dealing of properties with a structure. If in broad sense, यदि हम broad sense में इसको ले जाएंगे तो generally एक co-relation है, inter-relationship between properties, structure, processing and performance. अब जैसे मैं बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर, मिक्रो स्ट्रक्चर, crystal structure, substructure, electronic structure, these are the different type of structures. So we should study in material science only, we can study these type of structures. If properties means different type of properties of material, there are so many type of property of material. We can define means corrosion resistance, wear resistance, ductility, toughness, fatigue, etc. There are so many. So properties means this, means properties, material properties. And performance, इसका परफॉर्मेंस यदि है, प्रॉपर्टीज आपको पता है तो परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पर परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस कैसे वो आ रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस किस जगह पर उसको हम अप्लाई करेंगे, किस जगह पर हम उसको यूज करेंगे। सो जनरली यही है, हमारा मतलब यही है कि जनरली यही है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसिंग, हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो क्या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मटेरियल साइंस। ये यदि आपको नॉलेज है तो हम मटेरियल साइंस का बता सकते हैं कि ये मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल साइंस सबको जरूरत है, बिना मटेरियल, यदि न्यू मटेरियल आएगा नहीं तो हम उसको आगे कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आगे डेवलपमेंट अपना कर ही नहीं सकता है जब तक हम नया, तो न्यू मटेरियल इज गोइंग ऑन द प्रोसेस। अब मैं इसके संबंध में जनरली बोलना चाहता हूं क्या, जैसे हो गया इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस of the material science. Historical importance, all the eras are known as importance. तो हम बताना चाह रहे हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्टोरिकल क्या मीनिंग है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का क्या मीनिंग होता है मटेरियल साइंस के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो all these era are known as named after the material science. आप सबको पता होगा, जैसे 5000 BC में स्टार्ट हुआ था, 5000 BC स्टार्ट हुआ था, दैट इज स्टोन एज। तो स्टोन एज स्टार्ट हुआ, आदमी उस समय ह्यूमन बीइंग स्टोन एज से, स्टोन से ही अपना हंटिंग करता था, स्टोन को ही क्या है उसके बेस पे ही अपना फायर जलाता था। तो दैट इज द स्टोन। तो स्टोन आल्सो इज मटेरियल। तो स्टोन एज से इट इज द स्टोन एज। तो प्राइमरी जो हमारा स्टार्टिंग एज में स्टोन एज है। देखा आदमी कि यार मिल रहा है नगेट्स, कॉपर नगेट्स, गोल्ड नगेट्स, तो उसके बेस पर, रिक्वायरमेंट के बेस पे, आगे डेवलपमेंट के बेस पे आदमी अगला जो आया एज, जिसको हम बोलते हैं जनरली ब्रॉन्ज एज। क्या हुआ, ब्रॉन्ज एज। तो क्या हुआ, द हार्डर मटेरियल, ये बेटर हो गया।
आपको पता होगा इट कम्स 3500 BC। ये करीब करीब 3500 BC में आया हुआ था ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज मतलब जनरली होता है कॉपर और जिंक का मिक्सिंग एलॉय। तो ये एलॉय हार्डर था और बेटर था। यूटेंसिल, डिफरेंट तरह का यूटेंसिल जो मिल रहा है, दैट इज द इन द टाइम ऑफ द ब्रॉन्ज एज। तो ऑल्सो इट इज नेम आफ्टर द मटेरियल्स। 1200 BC comes in the existence iron। 1200 BC आयरन आया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है। 70 to 80% सब जो हमारा प्रोडक्ट है सब इसी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आयरन से। आयरन से, तो आयरन का, और उसके बाद आयरन का डेवलपमेंट होते रहा। तो आयरन एज यदि ऑल्सो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इस तरह से आ गया। तो अब बच्चों पता है क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद ही डेवलप हो रहा। आयरन के इन्वेंशन के बाद ही आयरन और जब जगह जगह पर मिलने लगा, इसके बाद हमने इसका यूजेज पता चला, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे उसको रिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको हम ओर से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आयरन एज आया। आयरन एज के बाद देखा आदमी की प्लास्टिक एज आ गया 1950 में, एडी हो गया 1950 एडी में। अब क्या आ गया हमारा? प्लास्टिक एज। और देखा कि आयरन से यदि हम कंटेनर बनाते तो बहुत हैवी है, तो क्या चाहिए था, क्या आया दिमाग में कि हमें लाइटर चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, करोजन नहीं, आयरन में करोजन भी लग जाता था। तो कंटेनर को हमने चेंज कर दिया प्लास्टिक फॉर्म में, प्लास्टिक यूज करने लगे, तो प्लास्टिक एज आया। लेकिन बाद में प्लास्टिक एज ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर एज, जैसे कंप्यूटर का रिवोल्यूशन आ गया, कंप्यूटर डेवलप करने लगा। और वो कब आया? 1980 ऑनवर्ड्स जो हमारा कंप्यूटर आ गए। तो कंप्यूटर किससे जनरली क्या मटेरियल यूज करते हैं कंप्यूटर में? तो हम यूज करते हैं सिलिकॉन। क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन। तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन एज। तो सिलिकॉन एज का एरा स्टार्ट हो गया। तो अब सब आप समझ रहे हो कि आग क्या हो गया? आ गया हमारा पहले स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, प्लास्टिक एज, सिलिकॉन एज, और ये सिलिकॉन एज ही चल रहा है। सिलिकॉन का ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो अच्छा, जैसे मैं आयरन का बताऊं, जैसे आयरन कुतुब मीनार बना हुआ है 600-700 साल पहले, और उसमें अभी भी जंग नहीं, किस तरह से मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो क्या हो गया कि इस तरह से हमारा यूजेज जो है सिलिकॉन और आयरन का आज के समय में बहुत ज्यादा है। और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सिलिकॉन का यूज हो ही रहा है। तो हमारा जनरली ये सब। अब हम आते हैं कि ये तो था हम इंट्रोडक्शन, और ये क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। क्यों ये स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस? सबको पता है कि बिना नॉलेज लिए, बिना प्रॉपर्टी पता लगाए हुए हम कुछ भी जनरली कहीं भी यूज नहीं कर सकते मटेरियल। या कोई भी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑल इंजीनियर शुड नो अबाउट द मटेरियल्स प्रॉपर्टी। तब ये जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, तब ये जाके हम उसको जनरली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये है यदि क्यों हम स्टडी करते हैं, तो जानना जरूरी है। और जब हमें स्टडी है तो हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, आजकल कॉम्प्लेक्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और क्या कॉम्प्लेक्स, जो इन्वायरमेंट के सिस्टम को टॉलरेट कर पाए, ठीक है, उसको हम न्यू मटेरियल का यूज हो रहा है। तो जनरली न्यू मटेरियल सबका यूज हो रहा है। तो ये जनरली ये सब हमारा जितना भी है, दैट्स व्हाई मटेरियल साइंस इज सो इम्पोर्टेंट। हमें कंसिडरेशन देखना है, ऑफ कोर्स, और बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा
किस कंसिडरेशन पे हम इसको चूज कर सकते हैं। बताया कि पहला क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए क्या है प्रॉपर्टीज, पता क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टी के बाद यदि आपको पता है तो हमें पता होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं इस एरिया में, अवेलेबिलिटी। और क्या पता होना चाहिए, ऑफकोर्स कॉस्ट। यदि कॉस्ट यदि ज्यादा है तो मार्केट में नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी डिजायरेबल प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से मटेरियल साइंस का हमारा ये इम्पोर्टेंस। अब मैं जो टॉपिक है ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस और इम्पोर्टेंस और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस व्हाट इज। नाउ वी कम टू द पॉइंट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या मैं बताया था, जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जो सब ऑल आर द इंजीनियरिंग मटेरियल। वो वुड हो, कंप्यूटर हो, पेन हो, जो भी अपना सराउंडिंग में देख रहे हो सब है मटेरियल। अब मटेरियल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, किस बेस पर कर सकते हैं। हो सकता है हम बेस ले सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे यदि हम क्लासिफाई करना चाहेंगे तो जनरली होता है क्रिस्टलाइन। क्या होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्रिस्टलाइन मटेरियल। यदि हम क्रिस्टलाइन मटेरियल और नॉन, यदि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर यदि हम यूज करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और वो या तो क्रिस्टलाइन है, और सब मेटल, जितने मेटल है सब क्रिस्टलाइन है। ऑल आर द मेटल्स हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बीसीसी एफसीसी किस तरह का क्या और यह हो सकता है एमोर्फस, या जिसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। या मैं यहाँ लिख देता हूँ एमोर्फस, एमोर्फस स्ट्रक्चर, एमोर्फस स्ट्रक्चर, एमोर्फस स्ट्रक्चर। इसका मतलब जहां पर अरेंजमेंट एटम का रेंडमली है, क्रिस्टलाइन में एटम का ऑर्डर में अरेंज्ड है, और एमोर्फस में नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे। लेकिन जनरली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इसके बेस पे करेंगे, प्रॉपर्टीज के बेस पे। किस बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो हम उसमें सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा मेटल्स। क्या आएगा, मेटल्स, मेटल्स। हाँ, मेटल्स जनरली सबको पता है मेटल्स के बारे में। तो हम क्लासिफिकेशन यदि करेंगे तो मेटल्स हो गया, सिरामिक्स मटेरियल है, पॉलीमर्स, कंपोजिट, सेमीकंडक्टर, बायो मटेरियल, ये सब जितने भी मटेरियल्स हैं ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल हैं और क्लासिफाई ऐसे कर सकते हैं। मेटल्स है तो मेटल्स को बाद में हम क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से मेटल क्लासिफाई किया जाता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि यदि मेटल, ठीक है, मेटल्स है तो सबको पता है मेटल्स का मीनिंग क्या है। मेटल्स मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है। जनरली क्या है, मेटल डिफॉर्म बहुत ज्यादा करता है। डिफॉर्म यदि एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो डिफॉर्मेलिटी प्रॉपर्टी है। यदि ये ओपेक ऑफ लाइट है, लाइट में ये ओपेक है, लेकिन ये क्या है, शाइनिंग है, लक्सर्स मटेरियल्स हैं। जनरली क्यों होता है ये मेटल्स का, यदि आप लोग पता होगा, पढ़े होंगे पीछे क्लास में, क्या है ये मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही मेटेलिक बॉन्ड, बहुत इजी इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है। इसीलिए जब लाइट पड़ता है मेटल पे तो चमकने लगता है, लाइटिंग करने। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन होता है। किसका वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो बहुत लूजली वो अटैच रहता है, जिसके चलते जल्दी से एटम से डीटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और हमारा वो इलेक्ट्रॉन गैस बना लेगा, इलेक्ट्रॉन पूल बना लेगा, और आयन टुगेदर। तो क्या है कि इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इजीली पास हो जाता है, बेटर है। और इसका क्या है, हम जनरली यदि मेटल है
हम स्ट्रक्चर के काम में, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन माने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन यदि फॉर्म में है तो हम इसको यूज करते। लेकिन यदि हम देखें मेटल्स में, यदि हम प्योर मेटल लेते हैं तो उसका उतना यूजेज नहीं है, हमें प्योर मेटल का यूज नहीं है। जनरली जो मेटल यूज होता है यदि हम मिक्स करते हैं, या आयरन है तो आयरन में यदि कोई और दूसरा एलिमेंट्स है तभी जाके हम यूज करते हैं। और मेटल्स को जनरली क्लासिफाई किया जाता है, इसमें किया जाता है फेरस मेटल। क्या किया जाता है? फेरस मेटल क्लासिफाई किया जाता है फेरस मेटल। सो क्लासिफाई किया जाता है फेरस मेटल में। फेरस मेटल यदि एक है, फेरस मेटल में सिर्फ आयरन है तो फेरस मेटल। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा। फेरस मेटल है तो फेरस एलॉय भी होगा, फेरस एलॉय भी होगा। आप लोग फेरस मतलब फेरू, और इसके बाद है कि नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मेटल या नॉन फेरस एलॉय, या नॉन फेरस एलॉय। तो क्या हुआ देख रहे हैं? मेटल कहेंगे क्लासिफाइड, कैटेगरी कैसे कर सकते हैं? मेटल, फेरस मेटल, और फेरस मेटल माने प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज नोन एज द फेरस मेटल। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जनरली बोला जाता है रॉट आयरन। क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, और इसलिए फेरस मेटल हो गया। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मतलब इसमें जनरली कितना है? 90.5% प्योर आयरन रहता है, और इसमें और सिलिकॉन, फास्फोरस और अदर इम्प्योरिटीज होते हैं। रॉट आयरन का यूजेज जनरली, इसका यदि हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इसका यूजेज हम आयरन यदि है तो हम इसका यूज उतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रॉट आयरन का यूज क्योंकि जनरली जब चाहिए इसमें शौक तो है लेकिन ये नहीं है, तो आयरन का यूज उतना नहीं हो पाएगा। अब हम यदि देखें फेरस एलॉय या उसको फेरस एलॉय में यदि फेरस एलॉय में हम देखेंगे आता है कार्बन स्टील। क्या आता है? कार्बन स्टील। कार्बन स्टील, ठीक है, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कुछ किया हुआ है 1.7% तक रहता है, कार्बन स्टील है कहलाता है। जनरली कार्बन स्टील को ही हम कर सकते हैं कैटेगराइज। कार्बन स्टील को कैसे करेंगे? डेड कार्बन स्टील। और डेड कार्बन स्टील में कितना होता है? लेस देन द 0.1% यदि कार्बन है तो डेड कार्बन स्टील कहलाता है। आता है इसके बाद माइल्ड स्टील, या माइल्ड स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम 0.2% तक रहता है, मैक्सिमम 0.2% तक रहता है, मैक्सिमम 0.2% तक होगा तो ये माइल्ड स्टील कहलाएगा। मैक्सिमम 0.2% तक है तो कहलाएगा, तो क्या है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में परसेंटेज जनरली 0.3% तक हो, कार्बन परसेंटेज 0.3%।
कार्बन का परसेंटेज 0.3% तक होता है मैक्सिमम। अभी इसके बाद है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील सबका यूजेज अपना अपना है। मीडियम कार्बन स्टील 0.3 से लेके 0.6% तक कार्बन का। और क्या है फिर हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील स्टील 0.6 से लेके 0.15 तक परसेंट यदि है तो ये हाई कार्बन स्टील। तो ये तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कार्बन हम कैन बी क्लासिफाई दैट स्टील, डेड कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन। क्या हम देख रहे हैं, यदि इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी डेड कार्बन स्टील में होता है, और यदि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ने लगता है तो मटेरियल हार्ड हो जाता है। और कितना होना चाहिए स्टील में मैक्सिमम, यदि कार्बन का परसेंट 1.5 है तब तो ठीक है, 1.5 के एबव हो जाएगा दैट मटेरियल विल ब्रिटल टाइप मटेरियल, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं। अब ये तो था कार्बन स्टील। क्या है उसके बाद हमारा नेक्स्ट था एलॉय स्टील। एलॉय स्टील, एलॉय स्टील में क्या है, क्या बताया था एलॉय स्टील, एलॉय स्टील, एलॉय स्टील इसका मतलब क्या, यदि हम एलॉय स्टील में आयरन, आयरन में यदि हम मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वेल्फ्राम, क्रोमियम, निकेल, और इट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये डिफरेंट तरह का मटेरियल यदि मिक्स करके बनाते हैं तो एलॉय स्टील कहलाता है। एलॉय स्टील ऑफ कोर्स जैसे हमारा जरूरत है, जिस तरह का हमारा प्रॉपर्टीज नेसेसरी है उस तरह से ही हम मटेरियल मिला। सिलिकॉन से क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। क्रोमियम से क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। टंगस्टन से क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो भी आपको, फास्फोरस से क्या है, मशीनिबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो ये है, तो ये एलॉय स्टील, एलॉय स्टील मतलब हो गया कि आयरन और कार्बन के अलावा और यदि मटेरियल इसमें ऐड करते हैं दैट इज नोन एज एलॉय स्टील। अब आता है और क्या है, जैसे फेरस के अंदर है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन मीन्स क्या हो गया, कास्ट आयरन में जनरली कार्बन का परसेंटेज 1.5 से लेके जनरली 3.4 तक रहता है। ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन का यूज, इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, माने इसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, ये ब्रिटल टाइप मटेरियल बन जाता है। तो इसका यूज ऑफ कोर्स कास्ट आयरन भी बहुत तरह का हो। कास्ट आयरन जैसे हम बताएं, कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन है, मलयावल कास्ट आयरन है, मलयावल कास्ट आयरन, नोडलर कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। तो जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा रहता है। अब ग्रे क्यों कहलाता है, तो ये ग्रेफाइड फॉर्म में है तो इसीलिए ग्रे कास्ट आयरन कहलाता है। व्हाइट कास्ट आयरन कौन कहलाता है, तो सीमेंटाइड फॉर्म में है। मलयाबल कास्ट आयरन जिसमें मलयाबिलिटी होती है, हम व्हाइट कास्ट आयरन को एनिलिंग मेथड से फिर हम मलयाबल कास्ट आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नोडुलर फॉर्म में होता है, नोडुलर नोडुल फॉर्म में होता है, स्फीयर फॉर्म में होता है, इसलिए नोडुलर कास्ट आयरन जो कार्बन का, कार्बन जो है नोडुलर फॉर्म में होता है, इजी है मशीनिबिलिटी। तो क्या हम देखें
मेटल के अंदर क्या हो गया, फेरस मेटल, फिर कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन। और फेरस क्यों नाम हो गया, परसेंटेज ऑफ आयरन इसमें मैक्सिमम है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज द आयरन। नाउ कम टू द another classification of metal, that is the non ferrous metal, that is the non ferrous metal, non ferrous metal। तो नॉन फेरस मेटल मीन्स क्या हो गया, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन नहीं है, and not the iron, other than the iron। आयरन आपका मेन Fe जो है फेरो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। उस तरह का जो मेटल होगा, उस तरह का जो एलॉय होगा, वो नॉन फेरस मेटल या नॉन फेरस एलॉय का रहेगा। नॉन फेरस मेटल या एलॉय में क्या सब आता है, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, टंगस्टन, टिटेनियम, वेल्फ्राम, ये सब हमारा नॉन जनरली ये नॉन फेरस, अदर देन द आयरन। ये समझ लो बेटा कि जनरली आयरन के अलावा जो एलिमेंट वो नॉन फेरस मेटल कहलाता है। और उसके अंदर हम कुछ नाम बता दे रहे हैं, ये नॉन फेरस मेटल। अब इसी में यदि हम एलॉय बनाएंगे, एलॉय क्या हो गया, मिक्सिंग, 2 और 3 मेटल्स का मिक्सिंग करके हम एलॉय बना लेते हैं। जैसे बोला जाता है, मैंने बताया था ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर और ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड टीन, ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके ब्रास एंड ब्रॉन्ज, इसके अंदर है बेबिट मेटल्स, इसके अंदर है गन मेटल्स, इसके अंदर है डिफरेंट तरह का मेटल्स हैं। तो ये क्या है, हमारा मेटल्स हो गया। फेरस मेटल का डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन हम आपको बताए हैं, डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन है। क्या है कि तो मेटल क्या है, और जनरली जो है मेटल हम जनरल, तो मेटल्स का एक क्लासिफिकेशन था। अब सिरामिक्स है, ठीक है, मेटल्स के बाद, ठीक है, मेटल्स को और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, 5th यूनिट में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिरामिक्स का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, इस कार्बाइड, ये जो मटेरियल, ये जो मेटल्स हैं वो सिरामिक्स मेटल्स कहलाते हैं। जनरली दिस इज द इनऑर्गेनिक मेटल्स। और जनरली ये क्या रहता है, जैसे हम स्ट्रक्चर की बात बोलेंगे तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी होगा, और पार्शियली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है, पार्शियली एमोर्फस स्ट्रक्चर भी है, ठीक। और जनरली ये जो है हमारा सिरामिक्स मटेरियल क्या है, ये बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग रहता है बिटवीन बॉन्ड, और ये कंप्रेशन के अंदर बेटर काम करता है। इसमें डक्टिलिटी बहुत कम होती है। और जनरली जो यूज करते हैं हम, किसमें यूज करते हैं, वो बैड कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आपको पता होगा, जितना ब्रिक, क्ले, सिल्क, ये सब क्या है हमारा, रॉक, ये ऑल आर द ceramics material, glass, many minerals are the ceramics materials। so हम क्या बोलेंगे कि जनरली ये सिरामिक्स मटेरियल, पहले ही बता दिया, ऑक्साइड के फॉर्म में, इस फॉर्म में जो मटेरियल है वो सिरामिक्स मटेरियल होगा। MgO, ZnO, SiC, सिल्का, all are the ceramics material। क्या है इसका सिरामिक्स मटेरियल, हम जैसे कैपेसिटर, एडवांस फॉर्म में हम कैपेसिटर में यूज करते हैं। एडवांस फॉर यदि सिरामिक्स है
हम कैपेसिटर में भी यूज करते हैं। ये है तो ये हम ना टेंसिल में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सब सिरामिक्स मटेरियल्स हैं। और सिरामिक्स मटेरियल का ना टेंसिल में यही है। नेक्स्ट हमारा है पॉलीमर मटेरियल। पॉलीमर क्या हो गया, सबको पता है, हमने बताया था ये पॉलीमर्स क्या हो गया जनरली। नेक्स्ट है पॉलीमर मटेरियल। पॉलीमर ये कार्बन का फॉर्म है। इसमें क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जनरली थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इसके अंदर मेन दो जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए दिस इज द ऑल। मैं और बाद में इसको और मैं डिटेल में फिर बाद में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।